जय हिंद बच्चों। हम लोग आज गॉस लॉ पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का 3 मेथड्स देखा था हम लोगों ने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो गॉस लॉ आज पढ़ते हैं, हमारा राइटिंग होगा। तो गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था, इनका स्टेटमेंट है स्टेटमेंट। तो पहले गॉस लॉ किस लिए दिया गया था, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के तरीके पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ना, ई ए कॉस थीटा, या इसी को हम पहले पढ़े थे फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसी को हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म को हटा करके लिखेंगे तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा लेते हैं क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, इसलिए। तो ये हम ये फ्लक्स निकालने का हमारे पास ये मेथड है, ये फार्मूला है। लेकिन गॉस लॉ ने एक फार्मूला दिया है क्या, कि ये फाई जो है डायरेक्ट क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। हम लोग क्या पढ़े थे, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी कितना फ्लक्स बनाएंगी, वही फ्लक्स कहलाएगा। फ्लक्स का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस। किस सरफेस के परपेंडिकुलर पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स के नंबर को ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को ही हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का कोई यूनिट नहीं होता लेकिन होता है, फ्लक्स का कोई यूनिट नहीं होता लेकिन होता है। क्यों होता है, पहली बात क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर है, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे हम लिखते हैं नंबर। तो क्या नंबर को यूनिट बोलते हैं, नहीं बोलते, तो किसी नंबर का यूनिट नहीं होता। लेकिन फ्लक्स का यूनिट एज यूजुअली तो होगा नहीं, लेकिन होता है। क्यों, यहाँ देख लीजिए, ई ए कॉस थीटा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम। और ये क्या है, एरिया का मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, एंगल कोई यूनिट वैसे होता है रेडियन, लेकिन एज यूजुअली हम लोग लेते नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों, इसका क्या हो गया न्यूटन पर कूलम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसी को हम लोग वोल्ट मीटर भी कहते थे। मैंने दिखाया था ना कहाँ से आया था वोल्ट मीटर, मैंने दिखाया था ना कि वोल्ट मीटर कहाँ से आएगा, दिखा रखा था कि नहीं आपको। मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन व्हेन अ यूनिट चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को अगर डिस्प्लेस करते हैं एक जगह दूसरे जगह तक, तो वो क्या, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कब, जब चार्ज यूनिट हो तब। तो अगर चार्ज को मत देखिए 1 मानिए तो क्या हुआ, W इक्वल टू V हुआ कि नहीं, पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन हुआ। बेटा आप बताइए, आप लोग पढ़े हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताइएगा अपॉन में क्यू, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, चार्ज का कूलम, ये क्या है वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, हम लोग जानते हैं कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है कि नहीं। तो बताइए न्यूटन मीटर पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो आप बताइए इसका क्या आया था यूनिट, ई का वैल्यू क्या था, F बाई क्यू। और एरिया का पहले यूनिट, चलो अच्छा ठीक है पहले यूनिट लिख देते हैं फ्लक्स। ये बताइए F बाई क्यू, ई को हम F बाई क्यू लिख सकते हैं और ये है एरिया। फ्लक्स इसका यूनिट निकालने जा रहे हैं, तो यूनिट निकालने के लिए एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं। तो आप बताइएगा F का यूनिट न्यूटन, इसका कूलम, इसका मीटर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं का, इसको ध्यान से देखिए, क्या है, वोल्ट है, तो ये हो गया वोल्ट और मीटर। बोलिए समझ में आएगा। इसलिए फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, पर कूलम और वोल्ट मीटर। एज यूजुअली तो कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन इसका होता है क्योंकि आपके MCQs में क्वेश्चन पूछ रखा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो किसके साथ जाएंगे, अगर दिया है तो ये ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नहीं दिया है तो वोल्ट मीटर। ओके, हाँ, तो हम लोग क्या, अभी तक हम लोग फ्लक्स कैसे निकालना पड़े थे, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर पास कर रहा है तब, या एन एंगल, मेकिंग एन एंगल थीटा। नहीं बताया था मैंने कि अगर ये कोई सरफेस है, सरफेस से कोई लाइन ऐसे पास कर रहा है, सरफेस से कुछ एंगल थीटा में पास कर रहा है ना, तो कितना फ्लक्स बनाएगा। तो मैंने कहा था कि इसका एक वैल्यू ले लीजिए, इस पर क्या हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इस पे आएगा ई कॉस थीटा, साइन नहीं कॉस, क्योंकि ये एंगल हम यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा नीचे का 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इतना समझ में आया।
तो अब बताएं आप, तो ई जो है ई cos थीटा, इसका यहाँ पे कंपोनेंट हो गया, इसका कंपोनेंट यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर बना लिए ना। तो जब परपेंडिकुलर बन गया तो ये फ्लक्स बनाएगा, और इसका एक कंपोनेंट जाएगा जो हॉरिजॉन्टल, वो होगा पैरेलल सरफेस के। तो हमारा डेफिनेशन है कि पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। और वैसे भी पैरेलल होगा तो पास कहाँ करेगा आप बताइए। अगर मैं कह दूँ ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये मेरे फ़ोन का ही कवर, ये कोई सरफेस है अगर, तो इस सरफेस पर अगर ऐसे पास करेगा तब तो फ्लक्स होगा ना। ऐसे अगर पास कर रहा है तो क्या ये पास कर रहा है, क्या पास कर रहा है, नहीं ना। ऐसे होता तो पास करता, अंदर से आ रहा है, ये फ्लक्स बनाएगा। और ऐसे है तो ये पास कहाँ कर रहा है, पैरेलल है, तो इसलिए फ्लक्स नहीं बनाएगा। तो हम लोग पढ़े थे किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पास करेंगे तो कितना फ्लक्स बनाएंगे, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल था। लेकिन अब हमारे पास कैसा सरफेस आ गया है, क्लोज्ड सरफेस। ये तो प्लेन सरफेस था ना, अब हमारे पास आ गया है क्लोज्ड सरफेस। तो उससे कैसे फ्लक्स निकालेंगे, इसके लिए गॉस ने बड़ा अच्छा फार्मूला दिया था, उसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। पढ़े अब, तो पहले इनका स्टेटमेंट क्या है वो देख लिया जाए। पहली बात, ये गॉस लॉ कब लगेगा, जब कोई सरफेस क्या हो, क्लोज्ड हो। ओके, डजेंट मैटर व्हाट इज़ द शेप एंड साइज, इसका साइज या शेप कैसा है उससे नहीं मतलब है, हाँ बस ये है कि वो सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है ना। सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, जो भी हो, वो 3D होना चाहिए। तो इस पे ये सर्कल तो 3D होता नहीं, 2D होता है ना। तो इन जनरली हम लोग क्या लेंगे, क्या ले सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं। कौन सिलेंडर, राइट एंगल ये सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर उसको कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो चलें स्टेटमेंट क्या है देखिए, when a charge is enclosed by a surface, then the total flux passing through the surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the charge times of the charge enclosed by the surface, that is, देखिए ऐसे अच्छा है, कभी कभी नेचर के साथ जुड़े होना चाहिए। हाँ, क्या है ये, आज कितना भी हम मॉडर्न टाइम में चले जाएं, लेकिन प्रकृति जो है, नेचर एहसास कराई देती है कि कितना भी आप आगे निकल लें। हाँ, तो देखिए लाइट के एब्सेंस में कितनी गर्मी हो रही है। हाँ, चलिए देखिए, क्या है, इन्होंने क्या कहा, व्हेन अ चार्ज इज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड माने ढका हुआ। जब कोई चार्ज क्या हो, इनक्लोज्ड हो, ढका हुआ हो। कहाँ ढका हुआ, बाय अ सरफेस, किसी भी सरफेस से ढका हुआ हो, ये नहीं बीच में से खाली है ना, तो कंप्लीटली ढका हुआ हो बाय अ सरफेस, देन तब द टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, कहाँ, कौन फ्लक्स, पासिंग थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेंगी, है ना। तो कितना निकलेंगे, इज जितना निकलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ढका हुआ है, उस चार्ज को मान लीजिए लेट से कि वो चार्ज क्यू है, तो इसमें अगर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा। यही ना कह रहा है ये, बोलिए, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल फ्लक्स कितना होगा पासिंग थ्रू द सरफेस, इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सही है क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। तो ई क्या आया, फाई इज इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, ई क्या है, टोटल ना, ई टोटल, चलिए इतना, हाँ टोटल, ठीक है, यही है स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, इतना समय आया कि नहीं।
ओके, तो आप यहाँ तक लिख लें, फिर इसका हम प्रूफ देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग इसका एरिया जो है, अब इसमें अगर हम इस स्फीयर को समझ लीजिए, कोई एक स्फीयर है, 3D पिक्चर है ना, ये 3D है, अभी 3D है, 3D पिक्चर है, इसके सेंटर पे कोई चार्ज मैंने क्यू प्लेस कर दिया, रख दिया। तो ये क्यू जब मैंने चार्ज रख दिया तो इसका, और ये स्फीयर का रेडियस लेट से कि आर है, तो ये वाला रेडियस भी तो आर ही तो होगा, रेडियस तो चेंज होगा नहीं। अब क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा स्मॉल एरिया ले, देखिए ये दिख रहा है अंदर, लेकिन नहीं, ये सरफेस पे ही है, 3D है ना, इसलिए बस दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है। तो ये भी सरफेस पे ही है, मतलब ये डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों इक्वल ही है। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है। को कैसे कम ज़्यादा लग रहा है? अरे लग रहा है ना कि कोई स्फीयर है, ऐसे चारों तरफ से बंद है ना, इसलिए। खैर उससे हमें नहीं मतलब है, उससे हमें मतलब ही नहीं है, बड़ा है छोटा है डजंट मैटर। बस यहाँ बताइए, थोड़ा सा अगर हम एरिया लेंगे तो क्या बनेगा, डी ए बनेगा कि नहीं, डी ए बनेगा कि नहीं। और डी ए बनेगा तो एरिया वेक्टर को दिखाएंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा कि नहीं, बता तो रखा था मैंने, एरिया का मल्टीप्लाई करें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ना। तो ये डी ए एरिया, ये जो एरिया है ये डी ए है, अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सही है शुभम, सही है, तो ये आउटवर्ड हो गया, ठीक। तो अब बताएं आप, अगर हम यहाँ से ई चार्ज रखा है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगी कि नहीं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं। जस्ट इमेजिन दैट एक फुटबॉल है या गेंद है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो उसमें से ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस, जैसे ये मैंने बंद कर लिया, लेट्स से कि ये फुटबॉल है, इसके सेंटर पे मैंने चार्जर रखा है, तो ऐसे फील्ड लाइंस, इमेजरी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो ऐसे फील्ड लाइंस निकल रहा है, और पेन हो तो ऐसे निकलेगा, ये ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा इधर से, ऐसे ही ऊपर से भी निकलेगा, हर जगह से। तो बताइए इस सरफेस पर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। ये देखिए बाहर जो निकल रहा है सरफेस पे, सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रहा है कि नहीं। दूसरी बात अगर नहीं सुना है तो, ये कहाँ से आ रहा है, सेंटर से, तो इतना दूर तक क्या बनाया, रेडियस, और रेडियस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ये तो पढ़े होंगे। चलिए तो बताइए, परपेंडिकुलर यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो लेट से कि यहाँ पर डी ए पर जो फील्ड लाइंस है वेक्टर ई, वो क्या है, आउटवर्ड बाहर है, ऐसे सेंटर से जा रहा है, सही है क्या। अब बताइए, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ डी ए एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, द फ्लक्स लिखना नहीं अभी, द फ्लक्स पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्या एलिमेंट, पासिंग थ्रू द एलिमेंट डी ए, वेक्टर डी ए क्या होगा, तो डी फाई, थोड़ा सा एरिया तो थोड़ा सा फ्लक्स, पूरा एरिया तो पूरा फ्लक्स, सही है कि नहीं। थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा फ्लक्स, तो डी का मतलब थोड़ा सा स्मॉल, तो स्मॉल फ्लक्स होगा कब, जब एरिया स्मॉल होगा तब। तो अब बताइएगा, अगर हमें पूरा, ये सही है, अब कह दूँ नाउ फॉर द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस, होल सरफेस क्या लेना चाहिए शुभम, क्या करें हम लोग, इक्वेशन 1 का इंटीग्रेट कर दें ना, तो होल सरफेस क्या हो जाएगा, डी फाई इंटीग्रेशन ओवर फाई है, इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ज़रा बताएं, ई फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 to 5। ई क्या है, फील्ड लाइंस का नंबर है जो पास करिए, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो फिक्स है, नंबर है, नंबर का ना तो डिफरेंशिएशन ना ही इंटीग्रेशन। एक काम करिए पहले यहाँ पर बताइएगा, इसको हम ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, सही है। ज़रा मुझे एक बात बताएं आप, यहाँ पर ई इधर है और डी ए भी इधर है, दोनों पैरेलल हुए का, इनके बीच का एंगल बताइए, 0। तो बताइए कॉस 0 का वैल्यू 1। तो आप बताइए यहाँ पर हम कह सकते हैं, चलिए अच्छा एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो इतना समझ में आया। और यहाँ इंटीग्रेशन, 1 मिनट, ई क्या है, फिक्स्ड है, नंबर है, और उसके बाद क्या है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा, पहले आप ये बताइए, ई का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बताइए ई पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, ये बताइए चार्ज यहाँ पर जो रखा हुआ है वो कांस्टेंट है कि नहीं, नंबर होगा 2 कूलम्स 4 कूलम्स 5 जो भी हो वट एवर। अब बताइए आर है, आर इज़ द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस का है रेडियस, रेडियस चेंज हो जाएगा, आप चाहे एरिया इधर ले लो पूरा ले लो तो क्या रेडियस बदल जाएगा, कांस्टेंट ना। तो बताइए ई कांस्टेंट है कि नहीं, ई कांस्टेंट है या नहीं है भाई,
ई का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है तो ई कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। जब अगर ई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ना तो इंटीग्रेशन ना ही बाहर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो इसको करिए बाहर, नीचे आ नहीं रहा, यहाँ लिखते हैं। तो बताइए इस ई को करिए बाहर, तो ई आ जाए, यहाँ क्या है ई बताइए पहले। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे का अपोजिट, डिफ्रेंसिएशन कहता है घटा दिया जाए, इंटीग्रेशन कहता है बढ़ा दिया जाए, भागते भी ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। तो इस खत्म, खाली 5, तो यहाँ हो गया 5। अब 5 पे लिमिट लगाएंगे 0 to 5, तो 5 - 0 5, नहीं समझे, लिमिट लगाएंगे बेटा तो 0 to 5 ना, इक्वल टू इधर क्या हुआ बताइए, ई बाहर, ई हो गया बाहर, और क्या कॉस थीटा भी बाहर। 1 मिनट, कॉस थीटा 1 हो गया, समझे कैसे ना, हम बगल में साइड में लिख लेंगे। तो बताइए कॉस थीटा 1 हो गया और बचा क्या डी ए। तो डी ए बेटा अगर हम पूरा एरिया लेंगे तो डी ए तो बढ़ता जाएगा ना, अब कब तक बढ़ेगा जब तक ए ना हो जाए। ए इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बताइए डी ए को इंटीग्रेशन लगाएंगे, अब एरिया मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा ए, तो यहीं पे लगाइए 0 to a 0 to a। अब बताइएगा आप, डिसाइड हो गया ना लिमिट। अब आप बताइए इसका कॉस थीटा कहाँ चला गया बोलिए, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखिए, सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है 0, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा कॉस 0 इज इक्वल टू 1। हाँ ये हो गया, समझ में आया क्या। अब बताइए, तो अब बताइए ये क्या आएगा 5 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 - 0 5, एक लाइन ऐसे ही रहने दें। अब बताइएगा ई है यहाँ, अब बताइए डी ए का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, ए पर 0 to a तो आएगा ए, बोलिए एक लाइन हटा दिए, समझ में आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, इसको इक्वेशन 2 बना के छोड़ दीजिए। अब कहिए वी नो दैट, एक मिनट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, गुस्से में रहना तो लिख देना यू नो दैट, तुम जानते हो एग्जामिनर को इधर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब जानते हैं तो बताइए और क्या क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि ई का वैल्यू 1/4 पाई बस Q/r² ना इतना होता है। तो पुटिंग दिख नहीं रहा है, यहाँ इरेज करना, मैं इरेज कर दूँ, इतना समझ आया, ठीक है ना। अच्छा तो आपको लिखना भी तो है, कहाँ लिखूँ, एक मिनट रुक जाइएगा, रुकिए मैं अब फिलहाल इसको इरेज करता हूँ ना। आप बताइएगा क्या लिखूँ इसको बेटा, तो ये ई का वैल्यू है ना, तो ई का वैल्यू 1/4πε0r², तो यही वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन नंबर 2, गौसला रुकिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका ई इन इक्वेशन नंबर, हाँ इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या गेट करेंगे जरा बताइए, तो बताइए क्या करेंगे 5, एक मिनट कौन 5, आप चाहो तो 5 टोटल कर दो, 5 टोटल ना, ठीक, तो 5 टोटल क्या मिला बेटा टोटल बताइए, तो ई का वैल्यू बोलिए 1 बोलिए Q/r², एरिया क्या है, एरिया है ना, इधर क्या है एरिया ना, एरिया, ये एरिया किसका है स्फीयर का, स्फीयर का एरिया फार्मूला 4πr², गुड। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4πr², 4π से 4, एक मिनट 4π से 4π टिप आ जाएगा, r² से r², बताइए क्या बचा, एक मिनट, इति सिद्धम, इसको संस्कृत में ऐसा बोलते हैं, अहेंस प्रूफ है ना, समझ में आया क्या। बाय द वे ये बाय मिस्टेक ये वीडियो 2 पार्ट में कट गया, ठीक है, मैं दोनों को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो समझ में आया, ओके, ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, चलिए।